जय हिंद साथियों, मैं अमित सर आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो लेक्चर में। और आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है वो है संविधान के ऊपर। संविधान का अर्थ, उसके मीनिंग के ऊपर, संविधान के ओरिजिन के ऊपर, संविधान का उद्भव कैसे होता है। उसके बाद में हम वर्तमान मौजूदा विश्व में हम देखेंगे कि संविधान के कौन कौन से प्रकार आज हमें देखने को मिलते हैं। तो आइए हम बात करते हैं इस वीडियो सीरीज में। यदि आप यूजीसी नेट दिसंबर 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए पत्थर का मील साबित होगा। इस वीडियो लेक्चर को अंत तक जरूर देखिए। यदि आप अन्य एग्जामिनेशन की भी तैयारी कर रहे हैं या किसी स्टेट बोर्ड के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, सीबीएसई की तैयारी कर रहे हैं, तो भी ये वीडियो लेक्चर आपके लिए काफी फायदेमंद होने वाला है। इसे अंत तक देखें, आपके सारे डाउट संविधान से रिलेटेड, संविधान का उद्भव कैसे हुआ, एंशिएंट टाइम में शुरुआत में संविधान का जन्म कैसे होता है, उसके बाद में मध्यकाल में कैसे संविधान जो है वो इवॉल्व होता है, कैसे उसका विकास होता है और वो आज वर्तमान जो परिस्थिति में मॉडर्न वर्ल्ड में पहुंचता है। शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमें समझना होगा कि संविधान का मीनिंग क्या है। तो संविधान का मीनिंग, ये जो टर्म है, संविधान जो टर्म है ये लैटिन टर्म है। लैटिन टर्म मतलब ये लैटिन भाषा के कॉन्स्टिट्यूअर वर्ड से निकला हुआ है। कॉन्स्टिट्यूअर का अर्थ होता है टू एस्टेब्लिश। संविधान कॉन्स्टिट्यूअर लैटिन भाषा, लैटिन शब्द से निकला हुआ है जिसका अर्थ होता है कोई भी चीज को एस्टेब्लिश करना, किसी भी चीज को बनाना। या यूं कहें कि एक डॉक्यूमेंट होता है, लिखित भी हो सकता है, कई तरह के संविधान होते हैं। जब हम इसके टाइप्स आगे इसी वीडियो लेक्चर में देखेंगे हम समझेंगे। तो एक कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फंडामेंटल लॉ ऑफ अ कंट्री, the document that lays down the framework of government, the distribution of powers, the relationship between citizens and the state। नागरिकों के बीच में, जनता के बीच में, और जो भी पॉलिटिशियंस है, पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स है, उनके लिए क्या ड्यूटीज है, वो कैसे इलेक्ट होंगे, चुनाव के बारे में जानकारी हमें मिलती है हमारे संविधान की मदद से। हमें संविधान में ये देखने को मिलता है कि जो संविधान जो है वो एक मूल या सर्वोच्च कानून होता है किसी भी कंट्री का। मूल या सर्वोच्च कानून यानी कि उसके ऊपर, संविधान से ऊपर कोई भी पावर, कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं होता है। किसी भी कंट्री का जो कानून होता है, सर्वोच्च सुप्रीम जो लॉ होता है उस कंट्री का, वो उस देश का संविधान होता है। तो संविधान जो हमने देखा कि संविधान जो है ये एक लैटिन टर्म है जो कॉन्स्टिट्यूअर है उससे निकला हुआ है, जिसका अर्थ होता है टू एस्टेब्लिश या टू सेटअप। क्या सेटअप करना है? तो देश में शासन व्यवस्था को सेटअप करना है। शासन व्यवस्था, गवर्नेंस कैसे चलेगा, देश में क्या क्या चीजें होगी, कैसे होगी, इसके बारे में बताने का काम हमारा जो संविधान होता है वह करता है। आगे हम देखते हैं कि विचारकों ने इसके ऊपर क्या कहा। अरिस्टो जो है, ग्रीक फिलोसोफर है एरिस्टोटल। एरिस्टोटल कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है इज द ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्स्टिट्यूशन इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑफिसेस। ऑफिसेस का मतलब यह हुआ कि देश में कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस, कौन कौन से ऑफिसेस होंगे, कौन कौन से ऑफिसेस होंगे इन अ स्टेट। ओके, ये डिटरमिन करता है कि व्हाट इज सुप्रीम पावर। सुप्रीम पावर के बारे में डिटरमिन करना है कि भाई प्रधानमंत्री, देश के प्राइम मिनिस्टर, देश के प्रेसिडेंट या देश का किंग या क्राउन, कौन सुप्रीम होगा, इसके बारे में जो इंफॉर्मेशन है वह बताने का काम करता है संविधान। तो अरस्तु इस और हमें इंगित कर रहे, इस और संकेत दे रहे हैं कि जो संविधान होता है वो एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑफिसेस, यानी कि ऑफिसेज जो होते हैं, देश के जो भी कार्यालय वगैरह हो गए, चाहे देश में जो भी गवर्नमेंट के ऑर्गन्स है, उनके बारे में बताता है कि उनमें से सर्वोच्च कौन है, सर्वोच्च है कि नहीं है, इसके बारे में। तो एक सुप्रीम पावर को डिटरमिन कि भाई सुप्रीम कौन है, पावरफुल कौन है आपके देश में, उसके बारे में बताने का काम आपके देश का संविधान करता है। लॉर्ड ब्राइसी क्या कह रहे हैं? लॉर्ड ब्राइसी ने डेफिनेशन दी है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज द एग्रीगेट ऑफ लॉज। एग्रीगेट ऑफ लॉज का मतलब यह हुआ कि संविधान जो होता है वो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स या बहुत सारे प्रावधानों का, बहुत सारे प्रोविजंस का, बहुत सारे दस्तावेजों से मिलकर के बना होता है। और एक रिटन बुक या कई सारी बुक्स भी उसकी हो सकती है, उसमें हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है कि
ये सुप्रीम पावर कौन सी होगी, देश में प्रधानमंत्री को कैसे चुना जाएगा, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, देश की जनता के क्या राइट्स होंगे, हमारे क्या ड्यूटीज होंगे, अगर हमारे साथ इनजस्टिस होता है, इनइक्वालिटी से हम सफर कर रहे हैं तो हमें कौन बचाएगा। तो हमें उस देश में जो है जुडिशरी जो तंत्र होता है, न्यायालय जो होता है, वो हमें देखने को मिलता है। तो इन सबसे मिलकर के बना होता है एग्रीगेट ऑफ लॉज, कस्टम्स अकॉर्डिंग टू विच द पावर ऑफ द गवर्नमेंट आर एक्सरसाइज, जिसके द्वारा ये कस्टम्स का खेल होता है पूरा, जिसके द्वारा पावर्स को एक्सरसाइज किया जाता है। गवर्नमेंट जो होती है, सरकार जो होती है, पावर को एक्सरसाइज करती है। ये देखकर हम भारत देश में भी देखते हैं, हमारे देश में, कि जो सरकार है कहीं ना कहीं सांस्कृतिक विरासत को लेकर के चलती है, कि हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत रही है, हमारी ये सभ्यता रही है, इस सभ्यता के आधार पर हम हमारी सभ्यता से जुड़े रहे। हमारी सभ्यता से अगर हम जुड़े रहेंगे तो ही देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से प्रॉपरली हम कंटिन्यू ऑपरेशनलाइज कर पाएंगे, उसको संचालित कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं कस्टम्स की ओर जो है इंगित कर रहे, लॉर्ड ब्राइसी कह रहे हैं कि भाई आपके देश की कस्टम्स वगैरह नियम जो है, प्रथाएं जो है, रीति रिवाज है, उन सबसे मिलकर के बना होता है आपके देश का संविधान। तो ये देश की स्थितियों के ऊपर निर्भर करता है कि उस देश की सभ्यता कैसी रही, उस देश की कल्चर कैसी रही, उस देश के रीति रिवाज क्या है, उस देश में कौन से धर्मों को मानने वाले लोग हैं, वो देश सेकुलर है या थियोक्रेटिक कंट्री है, वो देश धर्मतंत्र देश है या वो देश एक सेकुलर कंट्री है। आगे हम बात करते हैं पर्पज क्या होते हैं, इंपोर्टेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की आवश्यकता और महत्व क्यों पड़ती है, संविधान की हमें जरूरत क्यों पड़ती है। तो साथियों देखिए, संविधान हमें इसलिए जरूरत पड़ती है, आप ऐसी स्थिति को इमेजिन करिए, जरा कल्पना करिए कि एक ऐसी स्थिति है जिसमें कोई भी ना तो राजा है, ना ही वहां पे देश का प्रधानमंत्री है, ना ही प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट है, और जनता अपने मनमाने ढंग से अपने हिसाब से काम कर रही है, कुछ भी कर रही है, उनको जैसा लग रहा है, हर कोई किसी को मार रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है। ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में जो है देश की पूरी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी गड़बड़ हो जाएगी। अब ऐसी स्थिति में हमें क्या मिलेगा, ऐसी स्थिति में हमें एक राजा चाहिए, जैसे कि हमारे जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स है, जैसे कि हॉब्स हो गए, थॉमस हॉब्स, उसके बाद में जॉन लॉक की बात करते हैं, हम रूजो की बात करते हैं, जे रूजो, इन लोगों ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थियरी दी। सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थियरी में बताते हैं कि भाई एक नेचुरल स्टेट होती है, उस नेचुरल स्टेट में लोगों के पास में कोई शासन करने वाला किंग या शासन करने वाला कोई भी प्रमुख व्यक्ति, प्राइम पर्सन नहीं होता है। ऐसी स्थिति में हमें क्या चाहिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लानी होती है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी यानी कि हमारे देश की शासन व्यवस्था ठीक से चल सके, इसके लिए हमें एक किंग को, एक राजा को या एक व्यक्ति को पावर देनी पड़ती है, उसको ऑथोराइज करना पड़ता है कि भाई आप ये पावर लीजिए का मतलब है कि हम उसको ऑथोराइज करते हैं, या तो इलेक्शन के माध्यम से चुनते हैं, जैसे भारत में इलेक्शन होते हैं, लोकसभा के इलेक्शन हो गए या अन्य जो इलेक्शन होते हैं, और हम कहते हैं कि भाई आपको ये पावर दी है जनता ने, और जनता ने अगर आपको पावर दी है तो आप जनता के लिए काम करेंगे और आप देश को स्टेबल बनाएंगे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का काम करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम तो होता है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी माने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी यानी कि राजनीतिक जो है स्थिरता लाना, कि देश में शासन व्यवस्था ठीक से चले। नहीं तो आपके देश की स्थिति भी वर्तमान जो नेपाल में हमने देखी वैसी हो सकती है अगर आपके देश में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। उसके बाद में हमें देखने को मिला था कि हमने बांग्लादेश में देखा, श्रीलंका में देखा, पाकिस्तान के तो हालत और खराब है बेचारे के। क्या है, वहां पे हर 10 साल 15 साल में कॉन्स्टिट्यूशन संविधान बनता है और बिगड़ता है, वहां पे फिर मिलिट्री रूल आ जाता है। तो ये जो स्थिति है, ये स्थिति ना आए, इसकी वजह से, इससे बचने के लिए हमें संविधान की जरूरत पड़ती है। संविधान हमें पावर देता है कि भाई आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखिए। आगे हम बात करते हैं लिमिटेड गवर्नमेंट। लिमिटेड गवर्नमेंट का मतलब ये हुआ कि अगर आपने, जनता ने सरकार को चुना है तो सरकार जो है आपको चुना ना लगाए, इसके लिए आप जो है सरकार को उसका विरोध करने का अधिकार रखते हैं कि भाई आपने अगर उन्हें पद पे बैठा दिया है तो वो जनता के लिए काम करें, और अगर वो जनता के लिए काम नहीं करते तो आपको प्रोटेस्ट करने का अधिकार हो, आपको जनता के खिलाफ,
आपको सरकार के खिलाफ आंदोलन करने का अधिकार हो, यानी कि इसीलिए लिमिटेड रहती है। कॉन्स्टिट्यूशन भी पावर देता है कि आप मनमाने ढंग से कानून नहीं बना सकते, आप एक लिमिट में, एक दायरे में रहकर के काम करेंगे। ये संविधान है, संविधान के दायरे में रहकर के आपको काम करना पड़ेगा। देश का प्रधानमंत्री, देश का राष्ट्रपति, कोई भी संविधान से ऊपर नहीं हो सकता, ना जनता हो सकती है। मतलब एक लिमिटेशन होना बेहद जरूरी है, इसीलिए हम लिमिटेड गवर्नमेंट की यहाँ पे बात करें। ये आपको संविधान प्रोवाइड करवाता है। प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हम देखते हैं 6 फंडामेंटल राइट्स की सीरीज है। हम पार्ट 3 में देखते हैं 6 फंडामेंटल राइट्स की सीरीज है, और उन 6 फंडामेंटल सीरीज में कई सारे मौलिक अधिकार हमें दिए गए हैं। तो फंडामेंटल राइट्स को बचाने का काम जो करता है संविधान। दरअसल संविधान जो है जुडिशरी का, यानी कि न्यायालय का प्रावधान हमें बताता है, प्रोविजन बताता है, और न्यायालय की मदद से, जैसे भारत देश में संविधान जो है, जुडिशरी जो है, यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, उसको पावर देता है कि आप जो है संविधान के संरक्षक हो। यू आर द प्रोटेक्टर एंड द गार्जियन ऑफ द पीपल एज वेल एज द सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री। आप देश के नागरिकों के लिए और देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों को बचाने के लिए आपको हम चुनते हैं। जुडिशरी का ये काम है कि वो लोगों के, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करे। तो प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, रूल ऑफ लॉ, दरअसल रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ यानी कि कानून का शासन। हमें कानून का शासन चाहिए, वही जो स्थिति अभी मैंने बताया कि थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और जे रूजो जैसी स्थिति, उनकी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी से पहले की जो स्थिति है, नेचुरल अवस्था की स्थिति है, वैसी स्थिति ना हो जाए। अराजकता यानी कि एनार्की की स्थिति ना आ जाए, जैसे नेपाल में भी हालत की, कोई गवर्नमेंट ही नहीं, कोई गवर्नमेंट नहीं है, तो हर कोई अपने मनमाने ढंग से काम कर रहा है, जिसको जैसा लग रहा है काम कर रहा है। कोई रोड पे हर कहीं किसी भी रास्ते पे गाड़ी घुसा रहा है, उधर से गाड़ी आ रही, रॉन्ग डायरेक्शन में गाड़ी चला रहा है, ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं हो रहा है, हर कोई किसी को मार रहा है, देश में लूट पाट, हर तरह की हिंसाएं हो रही है। हालांकि ये तो संविधान होने के बाद भी होती है, लेकिन उस स्थिति में एक अलग मामला होता है, और संविधान होने के बाद में हमें पनिशमेंट देने का जो प्रावधान है वो जरूर होता है। तो लोगों के अंदर डर बैठा होता है कि भाई ये काम हम करेंगे, ये गलत काम करेंगे तो हमें सजा मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी, दंड मिलेगा। इसलिए लोगों के अंदर डर बैठा होता है कि हाँ संविधान है, संविधान के दायरे में, संविधान के हद में, संविधान की लिमिट में रहकर के हमें काम करना होता है, संविधान के अंतर्गत रहकर के काम करना होता है। तो ये हमें संविधान हमें प्रोवाइड करवाता है कंटिन्यूटी ड्यूरिंग चेंज ऑफ पावर। जब चेंज ऑफ पावर होता है, जब सरकार बदलती है, तो कंटिन्यूटी इसकी वजह से रहती है कि कोई ऐसा डिक्टेटर व्यक्ति, कोई तानाशाह व्यक्ति ना आ जाए और वो शासन व्यवस्था को संभाल ले। पाकिस्तान की यही हालत है। पाकिस्तान में क्या होता है, अक्सर ये देखने को मिलता है कि वहां पे जो रूल चलता है नॉर्मली कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, हर 10, 15, 20 साल में हमें देखने को मिला है, कहीं उसका पुराना इतिहास है कि वहां पे फिर मिलिट्री रूल लागू हो जाता है। और दुनिया के कई सारे वेस्टर्न कंट्रीज में हमने देखा, हमने और एशियन कंट्रीज में भी देखा कि वहां पे जो है मिलिट्री रूल, डिक्टेटर वाला जो रूल है वो लागू हो जाता है, तो वहां पे कंटिन्यूटी नहीं रहती है। तो कंटिन्यूटी प्रोवाइड करवाने का काम जो है हमें देश का संविधान प्रोवाइड करवाता है। इसलिए संविधान बेहद जरूरी। तो हमने क्या देखा दोस्तों, संविधान जो हमें प्रोवाइड करवाता है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, संविधान हमें प्रोवाइड करवाता है लिमिटेड गवर्नमेंट, संविधान हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है हमारे फंडामेंटल राइट्स का, जो कि जैसे भारतीय संविधान की बात करें तो हम पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक फंडामेंटल राइट्स को देखते हैं। आगे साथियों हम बात करते हैं संविधान की आवश्यकता और महत्व। आप चाहे तो हिंदी में देख सकते हैं। राजनीतिक स्थिरता प्रोवाइड करवाता है, सीमित सरकार, लिमिटेड गवर्नमेंट, मौलिक अधिकारों की रक्षा, कानून का शासन होता है, शक्ति की परिवर्तन में निरंतरता होती है, यानी कि चेंज ऑफ, जब कंटिन्यूटी होता है तो सरकार जो है स्थिर रहती है। संविधान जो है ये हमें उपलब्ध कराता है। रूजो क्या कह रहे हैं आप देख सकते हैं, जे रूजो एक सोशल कॉन्ट्रेक्चुअलिस्ट है। सोशल कॉन्ट्रेक्चुअलिस्ट का मतलब है इन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थियरी दी है, और सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थियरी में ये क्या बोलते हैं कि भाई दुनिया में एक ऐसी स्थिति रही थी जब, या अनुमान करते एक हाइपोथिएटिकल कंडीशन है जो एक्चुअल में
एग्जिस्ट नहीं करती, वास्तविक रूप से उसका कोई अस्तित्व नहीं है, बट ये भाई साहब जो है अनुमान लगा रहे हैं कि हाँ ऐसी स्थिति रही थी, ये लगा रहे हैं अनुमान। जॉन लॉक लगा रहे हैं इनसे पहले, थॉमस हॉब्स है, उसके बाद में हम आगे और देखते हैं जॉन रॉल्स भी यही अनुमान लगा रहे हैं कि हाइपोथेटिकल कंडीशन थी, सिचुएशन थी, स्टेट थी, और ऐसी स्थिति में जो है कोई संविधान नहीं होता है, तो हमें संविधान की सबसे पहले एक मुखिया की जरूरत पड़ती है कि वो जो है शासन व्यवस्था को चला दे। तो रूजो क्या कह रहे हैं कि संविधान क्या होता है? रूजो कह रहे हैं दैट द पीपल मेक लॉज, लोगों का काम है संविधान बनाना। जैसा डेमोक्रेसी में हम देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, की लोगों की सरकार रहेगी, लोगों के लिए ही रहेगी और लोगों में से ही कोई व्यक्ति मुखिया बनेगा। तो द पीपल फॉर देमसेल्फ, द कॉन्स्टिट्यूशन एम्बॉडीज द जनरल विल ऑफ द पीपल। रूजो ने जनरल विल का थियरी दिया है, रूजो ने जनरल विल का थियरी दिया है। और जनरल विल में क्या बताते हैं? जनरल विल में ये बता रहे हैं कि जनरल विल की थियरी एक सर्वोच्च सुप्रीम होती है जिसमें जनता जो है अपने आप को सबॉर्डिनेट, अपने आप को समर्पित कर देती है। जनता अपने आप को एक प्रमुख को समर्पित कर देती है, जनरल विल को समर्पित कर देती है कि वो जो है सर्वोच्च रहेगा और उसके अकॉर्डिंग जो है बाकी जो लोग है वो काम करेंगे। तो जनरल विल का कंसेप्ट बेसिकली हम जब रूजो के ऊपर पर्टिकुलर पढ़ेंगे थियरी वाले पार्ट में, तब रूजो के ऊपर डिटेल में हम देखेंगे। अभी फिलहाल आपको देखना है कि भाई साहब बता रहे हैं कि एक जनरल विल का कंसेप्ट है और लोग संविधान बनाते हैं, कानून बनाते हैं, लोगों का काम है कानून बनाना, और वो एक सर्वोच्च कानून बना देते हैं, उसके आधार पे आगे शासन व्यवस्था कंटिन्यू रहती है। रूजो के अनुसार जनता अपने लिए कानून बनाती है, संविधान जनता की सामूहिक इच्छा का प्रतीक है। सामूहिक इच्छा का मतलब वही हो गया डेमोक्रेसी का मतलब, मेजोरिटी का मतलब कि कोई एक व्यक्ति कानून ना बनाए, 50, 100, 500 या देश की जनता के द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव्स जो प्रतिनिधि है वो कानून बनाए, ताकि जो कानून है वो डेमोक्रेटिक बने, डिसेंट्रलाइज्ड बने। आगे हम बात करते हैं, सबसे पहले हमें समझना होगा ओरिजिन कैसे हुआ संविधान का। संविधान का ओरिजिन कैसे होता आप देख सकते हैं, हिस्टोरिकल ओरिजिन। सबसे पहले हम देखते हैं एंशियंट पीरियड में। एंशियंट पीरियड यानी कि प्राचीन काल में, ये प्राचीन भारत की बात नहीं हो रही है, प्राचीन काल की बात हो रही है। सबसे पहले हम देखते हैं ग्रीस थिंकर्स की बात करते हैं, रोमन थिंकर्स की बात करते हैं। तो ग्रीस में क्या था, थिंकर जैसे कि प्लेटो हो गए, एरिस्टोटल हो गए, ये पॉलिटी के बारे में डिस्कस करते हैं। इन्होंने पुस्तक भी लिखी है पॉलिटिक्स के बारे में। ओके, सो द ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम ऑफ द रूल, ये बात करते हैं कि भाई एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम, यानी कि एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम होगा तो अराजकता की स्थिति नहीं रहेगी। ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम में लोग ऑर्गेनाइज्ड तरीके से कामकाज करेंगे और जो शासन व्यवस्था है वो ठीक से चलेगी। और तो पहली बार हम देखते हैं कि ये कुछ जो थिंकर्स है, ग्रीक थिंकर्स हो गए, रोमन थिंकर्स हो गए, ये बात कर रहे हैं कि एक ऑर्गेनाइज्ड रूल हो, ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम हो जिसके आधार पे कानून व्यवस्था चल सके। एरिस्टोटल्स पॉलिटिक्स वाज द फर्स्ट सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एरिस्टोटल ने जो पॉलिटिक्स नाम की पुस्तक लिखी है, यूजीसी नेट में इस पुस्तक के बारे में प्रश्न आए भी हैं। तो पॉलिटिक्स जो पुस्तक है, इस पॉलिटिक्स पुस्तक में वो बताते हैं सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रावधान होते हैं, नागरिकों के अधिकार, जनता के राइट्स, ड्यूटीज के बारे में बताया जाता है एरिस्टोटल के बारे में अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में। आगे हम बात करते हैं द रोमन रिपब्लिक। रोमन रिपब्लिक डेवलप्ड लीगल कोड्स। लीगल कोड्स का मतलब वही कानूनी एक संहिता को वो डेवलप करते हैं। 12 टेबल्स, ये 450 BC के लगभग का समय है। अर्ली रिटन लॉज के बारे में, अर्ली रिटन लॉज, पॉइंट टू बी नोटेड डियर स्टूडेंट्स, रिटर्न की बात हो रही है। हालांकि हमें देखने को मिलता है कि पहला सिस्टमेटिक कॉन्स्टिट्यूशन यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि अमेरिका का होता है मॉडर्न एज में, लेकिन अर्ली आपको रिटर्न कुछ 12 टेबल्स का जो कंसेप्ट हमें रोमन रिपब्लिक में भी मिल जाता है। तो ये बेहद जरूरी जानने वाली बात है कि पहले भी ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न हुआ करता था। आप यहाँ पे इस इमेज के माध्यम से समझ सकते हैं कि कैसे एक जो किंग है
वो अपनी जो सिटीजन्स हैं या मंत्रीज वगैरह उनको डील कर रहा है। उस दौरान ना कोई संसद भवन है इतनी बड़ी, यही उनके लिए संसद भवन हुआ करती है, और यही सारी चीज उनकी जो जनता भी कम हुआ करती थी। आज आपको देखते हैं तो हम देखते हैं 800 करोड़ प्लस पॉपुलेशन हो गई है दुनिया की, लेकिन उस दौरान इतनी पॉपुलेशन नहीं थी। पॉपुलेशन नहीं होने की वजह से जगह की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं हो रही है। तो उस दौरान की पार्लियामेंट यही है, और आज डेवलपमेंट हुआ तो बहुत हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। आगे हम बात करते हैं, ये रहा मेडाइवल पीरियड। मेडाइवल पीरियड अभी हमने देखा एंशियंट टाइम में क्या हुआ। एंशियंट टाइम में हमने देखा कि ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल हो गए, प्लेटो क्या बोल रहे हैं, उसके बाद में हमने रोमन रिपब्लिक्स के बारे में देखा। अब मेडाइवल में धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ। डेवलपमेंट होते होते हमने देखा कि मेडाइवल पीरियड में संविधान कैसे डेवलपमेंट जो होकर के इवॉल्व होकर के आया। तो हम यहाँ पे किंग का शासन देखते हैं। आप ये देख सकते हैं डिवाइन थियरी। सतियो डिवाइन थियरी का मतलब ये होता है, डिवाइन थियरी ऑफ रूल। डिवाइन थियरी ऑफ रूल में क्या होता है कि जो शासक होता है वो अपने आप को बताता है कि भाई मेरे को जो पावर मिली है ना, वो पावर मुझे एक देवीय शक्ति ईश्वर ने दी है। ईश्वर ने दी है मतलब अगर मुझे ईश्वर ने शक्ति दी है तो ईश्वर जो है, मैं ईश्वर का दूत हूं, ईश्वर का पैसेंजर हूं, मैसेंजर हूं, और ईश्वर का मैसेंजर बन करके आपके यहां शासन करने आया हूं, तो आप मुझे माने। तो डिवाइन थियरी में जो रूल होता है, राजा जो होता है वो गॉड से पावर को ओरिजिन मानता है कि जो है मुझे पावर जो है गॉड से मिली है, और अगर मुझे पावर गॉड से मिली है तो आपको मेरी बातों को मानना पड़ेगा। तो गॉड से, या फिर हम कह सकते हैं डिवाइन से वो पावर को ओरिजिन मानता है कि डिवाइन ने जो है एक देवी शक्ति ने मुझे पावर दी है और आपको मेरी बातों को मानना पड़ेगा। बेसिकली हम जब डिवाइन थियरी के लेक्चर में देखेंगे तो इसके बारे में डिटेल्ड में जानेंगे कौन कौन से थिंकर्स एक्सपर्ट्स ने डिवाइन थियरी की जो थियरी दी है। ये खासतौर पे इंग्लैंड में रहता है और दुनिया के अलग अलग कंट्री, फ्रांस में भी हमें देखने को मिलता है डिवाइन थियरी का रूल, इंडिया में भी हमें देखने को कहीं ना कहीं मिलता है। आगे हम वापस से आते हैं। आप इस पिक्चर के माध्यम से समझ सकते हैं ये जीसस क्राइस्ट है, ईसाई धर्म के संस्थापक, और ये एक किंग है। किंग का नाम पता नहीं क्या है, लेकिन आप समझ सकते हैं ये किंग को ये जो किंग है ये पावर ले रहे हैं। इन्होंने अपना जो माथा टेका हुआ है, जीसस क्राइस्ट उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। ये इमेज है, इस इमेज के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि एक ईश्वर है, वो ईश्वर जो है राजा को, आप देख सकते हैं राजा को पावर प्रोवाइड करवा रहे हैं कि भाई तुम जाओ और शासन करो। जीसस क्राइस्ट ऐसा नहीं बोल रहे, लेकिन राजा अपने हिसाब से मान रहे हैं। जीसस क्राइस्ट ने नहीं बोला है कि मैं शासन करूं, राजा कह रहे हैं कि भगवान ने मुझे शासन करने के लिए भेजा है। भगवान नहीं कह रहे हैं, राजा कह रहे हैं। तो हमें ये समझना है किंग रूल्ड बाय डिवाइन राइट्स, ओके, बट पीपल स्टार्टेड डिमांडिंग लिमिट्स। लेकिन लोगों ने कहा कि भाई ये तो गलत बात है, तुम तो राजा हो और राजा इस बेस पे हो कि तुम्हें देवी शक्ति मिली हुई हो, और हम जब विरोध करते हैं तो तुम कहते हो तुम तो भगवान का विरोध कर रहे हो। जब चर्च का विरोध किया जा रहा है, जब राजा का विरोध किया जा रहा है, तुम तो कह दो कि तुम तो भगवान के खिलाफ जाने लग गए। तो यहाँ पे दिक्कत खड़ी हो गई। जब दिक्कत खड़ी हो गई तो लोगों ने अपने अधिकारों की मांग करने लगी। तो हमें देखने को मिलता है 1215 में मैग्ना कार्टा एक रूल बनता है, इंग्लैंड में बनता है, फर्स्ट रिटन लिमिटेशन ऑन द किंग्स पावर। किंग की पावर के ऊपर, राजा को लिमिट करने के ऊपर। राजा बड़ा तानाशाह बन रहा था कि भाई मैं भगवान का दूत हूं और मैं भगवान का मैसेंजर होने के नाते भगवान ने अगर मुझे डिवाइन पावर दी है और रूल करने के लिए मुझे भेजा है इस पृथ्वी पर, इस धरती पर, तो तुम अगर मेरा विरोध करोगे यानी कि राजा का विरोध करोगे तो इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम भगवान का विरोध कर रहे हो। इसलिए मैग्ना कार्टा जो नियम बाद में आता है और इसमें जो है राजा की पावर के ऊपर लिमिट यानी कि एक लगाम लगाई जाती है कि भाई इतना मत कूदो, हम जनता हैं, जनता की बात मानो। तो जनता राजा की पावर के ऊपर लिमिटेशन लगाम लगा देती है
तो पहली बार हमें 1215 में देखने को मिलता है लिमिटेशन जो है देवी शक्ति के ऊपर, राजा की पावर के ऊपर देखने को मिलती। अब मॉडर्न एज में आते हैं हम। मॉडर्न एज में क्या होता है? मॉडर्न एज में हम देखते हैं, आप देख सकते हैं ये जो इंग्लैंड के राजा की बेटी और उनके दामाद बैठे हुए, इस इमेज में आप समझ सकते हैं इंग्लैंड के राजा की बेटी जो होती है, इसका नाम शायद मैरी, और ये उनके हस्बैंड है। तो मॉडर्न पीरियड में हमें देखने को मिलता है ग्लोरियस रिवॉल्यूशन 1688 1688 में। एंड बिल ऑफ राइट्स, बिल ऑफ राइट्स में क्या होता है? मॉडर्न पीरियड में हमें देखने को मिलता है ग्लोरियस रिवॉल्यूशन। ग्लोरियस रिवॉल्यूशन के बारे में हम डिटेल में जब रिवॉल्यूशन वाले टॉपिक पे आएंगे तब देखेंगे। ग्लोरियस रिवॉल्यूशन बेसिकली ये समझना है, एक ऐसे रिवॉल्यूशन है जिसमें वहां के जो शासन व्यवस्था होती है, जिसमें मोनार्की होती है। मोनार्की माने मोनार्की यानी राजतंत्र। वहां जो राजतंत्र होता है, जो एब्सोल्यूट राजतंत्र होता है, एब्सोल्यूट जो मोनार्की होती है, उस एब्सोल्यूट मोनार्की को हटा दिया जाता है। और इस रिवॉल्यूशन के बाद में हमें देखने को मिलता है वहां पे कौन सी रिवॉल्यूशन, सॉरी कौन सी मोनार्की? तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। यानी कि अब क्या होता है कि जो निरंकुश शासन करने वाला जो राजा होता है, एब्सोल्यूट जो मोनार्क होता है, अब उससे हमारा जो है शासन हट करके संवैधानिक दायरे में आ गया। संविधान के, तो संविधान का जो जिक्र आपको यहां देखने को मिलता है मॉडर्न एज में इंग्लैंड में। तब 1688 में रिवॉल्यूशन होती है, उसको हमने ग्लोरियस रिवॉल्यूशन का नाम दिया। और बिल ऑफ राइट्स करके 1689 में कुछ नियम बनते हैं कि लोगों के अधिकारों की बात हो रही है। इंग्लैंड ने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की स्टेब्लिश कर दी। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हमने देखा कि सभी मोनार्की तो है, राजतंत्र तो अभी भी है भाई, लेकिन जो राजा है, जो किंग है या जो क्वीन है, या यूं कहें आसान भाषा में इंग्लैंड में जो क्राउन है, जो वहां का प्रमुख है, जो क्राउन है, उसको शासन करना है, लेकिन संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह करके। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हो गई कि राजा तो है, राजतंत्र चलेगा, लेकिन संविधान के दायरे में, संविधान के प्रावधानों के अनुसार। आगे हमने देखा ग्लोरियस रिवॉल्यूशन के बारे में, आप देख सकते हैं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसके बारे में हम आगे स्टडी करेंगे। द ग्लोरियस रिवॉल्यूशन ओके इंग्लैंड में हुई थी। उसके बाद में हम देख सकते हैं किंग जेम्स जो सेकंड होता है, उसको पद से हटा दिया जाता है, उसको भगा दिया जाता है, बाद में फांसी लगा दी जाती है, उसको खुलेआम इसको फांसी लगा दी जाती है कि भाई अब तुमने इस तरीके से शासन करा, हम तुमको हटा देते हैं। विलियम ऑफ ओरांग जो होता है ओके, एंड मेरी वर इनवाइटेड टू ओके। अब जो ये दोनों यहाँ पे ये है, हम देख सकते हैं ये जो इनका क्राउनिंग हो रही है, इनको ताज पहनाया जा रहा है। और जो मेरी सेकंड होती है, ये राजा की बेटी होती है, इसको वहां पे रानी बना दिया जाता है। और जो एब्सोल्यूट मोनार्की होती है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन जाती है। तो इंग्लैंड में हमें पहली बार ये देखने को मिलता है संविधान के बारे में। आगे हम बात करते हैं अमेरिका क्या कहता था। अमेरिका क्या कहता था, तो भाई हम पहले अमेरिका की बात कर लेते हैं कि अमेरिका क्या कह रहे हैं। अमेरिका कह रहा है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, तब दुनिया का पहला फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ध्यान रखना फर्स्ट रिटन मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन, ये मॉडर्न जमाने में आधुनिक आधुनिक दुनिया में आधुनिक जो कॉन्स्टिट्यूशन है, मॉडर्न जो कॉन्स्टिट्यूशन है 1787 में कंप्लीट होता है। ये उस कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं हम। तो ये जो है अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आप जानकारी देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप चाहे तो। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडॉप्टेड इन 1787 ओके। फेडरल गवर्नमेंट की बात हो रही है। फेडरल गवर्नमेंट का मतलब ये हुआ कि अब जो है सभी को शासन करने को मौका मिलेगा, यानी कि जो पावर है वो एक जगह सेंट्रलाइज नहीं होगी,
पावर एक जगह सेंट्रलाइज नहीं होगी, बल्कि जो पावर है वो इस सेंटर से सबको मिलेगी। तो हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? फेडरल गवर्नमेंट की। फेडरल, तो अमेरिका ने फेडरल गवर्नमेंट का कंसेप्ट दिया। बहुत सारी चीजें हम देखने को, जब इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे दुनिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में तब देखेंगे। तो हमें बेसिक अभी जानकारी यही देखना है कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का पहला लिखित संविधान, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। उसके बाद में हम आगे बात करते हैं फ्रांस। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में आप सभी को पता ही होगा। फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो होती है 1789 में शुरू। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में जब हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात करते हैं, फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789, फ्रांस की क्रांति। ओके, फ्रांस की क्रांति में एक व्यक्ति हुए, उनका नाम है नेपोलियन बोनापार्टी। भाई ये एक प्रमुख व्यक्ति होता है जिसकी वजह से फ्रांस की जो क्रांति होती है अलग जो है रुख ले लेती है, और उसके बाद में वहां का जो राजा होता है लुइस 16, उसको पद से हटा दिया जाता है। और उसके बाद में वहां पे हमें दुनिया में डेमोक्रेसी भी, डेमोक्रेटिक रूल देखने को मिलता है। फ्रांस की क्रांति के 3 जो है प्रिंसिपल्स या आइडियल्स हमें समझने हैं। क्या है वो 3 आइडियल्स? पहला आइडियल तो हमें देखना है लिबर्टी, यानी कि आजादी के बारे में फ्रांस की क्रांति जो है बता रही है। दूसरा हमें देखना है इक्वेलिटी, इक्वेलिटी यानी कि समानता के बारे में फ्रांस की क्रांति हमें बता रही, जो कि हम भारतीय संविधान में जोड़ते हैं इनको। जब हम संविधान बनाते हैं भारत का 1946 के बाद और 50 में जब उसको लागू करते हैं तो हम फ्रांस की क्रांति से इंस्पिरेशन लेते हैं। फ्रांस की क्रांति या फ्रांस का संविधान हमारे लिए, हमारे देश के संविधान को बनाने में इंस्पिरेशन रहा है। तीसरा हम देखते हैं लिबर्टी इक्वालिटी के बाद में फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का जो कंसेप्ट है इसका अर्थ हुआ बंधुता। बंधुता या आसान भाषा में समझे तो भाईचारे की भावना, भाईचारे की भावना। अब लड़कियां कमेंट कर देगी सर भाईचारे की भावना और बहनचारे की भावना किधर गई? तो एक शब्द है समझने के लिए कि हार्मोनियस वे में हम उसको देख रहे हैं कि भाईचारे की भावना का। तो ये जो कंसेप्ट है हमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन से मिलते हैं। पहला तो है लिबर्टी, दूसरा इक्वालिटी, तीसरा है फ्रेटर्निटी। आगे हम बात करते हैं। तो ये जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में आप देख सकते हैं। बेसिकली आई हैव ऑलरेडी क्लियर्ड यू। आगे हम बात करते हैं नए सेगमेंट के ऊपर, टाइप्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। टाइप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आप देख सकते हैं एक है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, एक है अनरिटन। ये होते हैं डॉक्यूमेंट्स के बेस पे कि भाई कौन सी चीज लिखी गई है, कौन सी नहीं लिखी गई है। तो इसको हम थोड़ा सा गहराई में जाकर समझते हैं, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है एक फंडामेंटल बुक होती है, फंडामेंटल लॉ होता है, रिटन होता है। एक सिंगल बुक हो सकती है, सिंगल बुक हो सकती है। उस सिंगल बुक में ये जानकारी लिखी होती है कि आपके देश में कौन कौन से प्रावधान, कैसे शासन व्यवस्था चलेगी। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है, अलिखित संविधान होता है। ये संविधान लिखा हुआ नहीं होता है। लिखा हुआ नहीं होता है इसका अर्थ ये नहीं है कि संविधान के डॉक्यूमेंट्स नहीं होते। यहाँ पे ये एक गलती होती है, हम अक्सर इसको समझ नहीं पाते। अलिखित संविधान का मतलब ये नहीं है कि कंप्लीटली नहीं है रिटन में। रिटन में तो है लेकिन एक पर्टिकुलर बुक नहीं है। इसका मतलब है मेनी डॉक्यूमेंट्स
कई सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं और उन डॉक्यूमेंट्स के बेस पे शासन व्यवस्था चलती है। उदाहरण के तौर पे हमारे पास में यूके, इंग्लैंड की बात कर रहे हैं हम। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे पास में यूएस है, यूनाइटेड स्टेट, जिस अमेरिका की बात हो रही है, और हमारा कंट्री इंडिया, भारत की बात हो रही। भारत और बहुत सारे 50 ऐसे सैकड़ों हमें एग्जाम्पल मिल जाएंगे, सैकड़ों तो नहीं 50 एग्जाम्पल जहाँ पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। कई सारी जगहों पे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन संविधान सभी मूल नियम एक दस्तावेज में, एक डॉक्यूमेंट में लिखे होते हैं। ओके, उदाहरण के तौर पर अमेरिका, भारत। अलिखित संविधान न्यायिक निर्णयों, जो भी जुडिशियल जो इंटरप्रिटेशन से जो भी जजमेंट्स होते हैं उनको और प्रथाओं को पर आधारित होता है। जैसे ब्रिटेन जो होता है, सॉरी है, जो वर्तमान में अपनी उन परंपराओं को आज भी जो राजतंत्र है उसको चला रहा है, तो उसकी मर्जी भाई। दूसरा टाइप हमें देखने को मिलता है, ये हमें समझने की जरूरत है। ये जो दो टाइप है, ये वाले फ्लेक्सिबल एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो दो टाइप है ये डिपेंड करते हैं कि संविधान जो है उसे हम बदल सकते हैं या नहीं बदल सकते, इस आधार पे। यानी कि संविधान में संशोधन हो सकता है या नहीं हो सकता है, इस आधार पे संविधान हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। कौन से है दो भाग? एक है फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे हमने कहा लचीला कॉन्स्टिट्यूशन, और दूसरा है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, कठोर संविधान। तो फ्लेक्सिबल जो है, फ्लेक्सिबल इजी टू अमेंड, यानी कि संशोधन जो है इसमें संशोधन आसानी से हो सकता है, संशोधन आसान है। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब कठोर संविधान है, संशोधन मुश्किल है, कर तो सकते हैं। जैसे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में 25 बार संविधान में संशोधन हो चुका है। लेकिन हम भारत की बात करते हैं तो भारत में जो है फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है। उसके उदाहरण में हम देखते हैं तो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान में संशोधन आसानी से हो सकता है। लेकिन भारत जो है दोनों का मिला जुला रूप है, सिंथेसिस ऑफ द फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। अब हमें समझना है डिफिकल्ट जो है, तो अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन है 25 टाइम्स अमेंडमेंट इसमें हो चुके हैं। ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन आसानी से वहां की पार्लियामेंट जो है इसको कर सकती है, तो इसमें उदाहरण के तौर पे ब्रिटेन हो गया और इसमें उदाहरण के तौर पे अमेरिका हो गया। आगे हम बात करते हैं संविधान के प्रकार में। दो तरह के होते हैं कि जो पावर है, ये यहाँ पे पावर का गेम है। पावर मतलब शक्ति किसके हाथ में कैसी रहेगी, तो पावर के बेस पे, बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, कि पावर जो है वो किसके हाथ में कितनी रहेगी। हाथ का मतलब है किसके पास में कितनी पावर जो है रहेगी। तो दो तरह के, एक तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है। फेडरल माने पावर जो है वो सभी को मिलेगी, अर्थात एक जो सेंटर अथॉरिटी है, सेंटर अथॉरिटी से पावर सभी को मिल रही है। ये फेडरल पर्सपेक्टिव होता है। यूनिटरी में जो होती है पावर एक सेंटर में, एक ही व्यक्ति या एक ही बॉडी, एक ही इंस्टीट्यूशन के हाथ में पावर जो होती है सेंटर्ड होती है। जैसे हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि सोर्सेज जो है अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन पावर ऐसे सेंटर में एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित होती है। यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन का पर्सपेक्टिव होता है। तो यूनिटरी में जो होती है पावर कॉन्सेंट्रेटेड इन द सेंट्रल अथॉरिटी, सेंट्रल जो नहीं केंद्रीय सरकार होती है, जैसे उदाहरण के तौर पर फ्रांस, यूके। उसके बाद में हमने फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में देखा पावर ही डिवाइडेड, डिवाइडेड मतलब सेपरेशन ऑफ पावर जो हो जाता है, सेपरेशन ऑफ पावर। और बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, भारत में तो सेपरेशन ऑफ पावर चलता है भाई। सेपरेशन ऑफ पावर अगर नहीं होगी तो दिक्कत होगी। क्या दिक्कत होगी? कोई भी व्यक्ति मनमाने ढंग से सरकार चलाएगा, तो सेपरेशन ऑफ पावर जरूरी है। उदाहरण के तौर पे यूएस, अमेरिका की बात हो रही है, और हमारा देश कंट्री इंडिया, भारत। संघात्मक सरकार, एकात्मक सरकार।
आगे हम बात करते हैं सोर्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के स्रोत कौन कौन से। संविधान के स्रोत यानी कि हमें संविधान जो है कहां से मिलता है। अब ऐसा तो नहीं है कि उठे सुबह से उठे और आपके दरवाजे आपकी दहलीज पे संविधान के डॉक्यूमेंट, संविधान के सोर्सेस आ गए। ये बड़ी लंबी चौड़ी प्रोसेस है, इसमें कहीं साल लगे हैं, कहीं जाने, कहीं हत्याएं गई हैं, कहीं देशों को गुलाम बनाया है, कहीं विचारकों ने सोचा है। तो दुनिया के संविधान जो आज हमें मिलते हैं, लिखित, अलिखित, फ्लेक्सिबल और जितने भी तरह के, वो जो संविधान है वो एक लंबी चौड़ी प्रोसेस का संविधान। आज जो हमें डेमोक्रेसी जो मिलती है वो इतनी आसानी से डेमोक्रेसी नहीं मिली है। तो हमें समझना होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन ड्राइव द अथॉरिटी कहाँ से उसको सोर्सेस मिलता है, उसका कंटेंट कहाँ से उसको मिलता है। पहला तो हिस्टोरिकल, इतिहास क्या रहा है। हमें समझना होगा कि हम जब संविधान बनाते हैं तो हमें ये देखना होगा कि इतिहास, ऐतिहासिक बैकग्राउंड क्या रहा। डॉक्टर अंबेडकर, B.R. अंबेडकर को भारत में हम ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के रूप में जानते हैं, बाबा साहेब के रूप में जानते हैं। साथ ही साथ ये संविधान के मेन आर्किटेक्ट रहे, इसलिए हम फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिडर करते हैं। इन्होंने दरअसल ऐसे ही फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हो जाता है कोई, 60 देशों के संविधानों को, 60 कंट्री, 60 देशों के संविधानों को पढ़ा था। कब पढ़ा था? जब संविधान बना रहे थे तब। 60 प्लस देशों के संविधानों को पढ़ने के बाद में इन्होंने हमारे देश के संविधान को बनाया। तो हमने डिफरेंट सोर्सेस कई देशों के संविधान से लिए। अब हमें समझना है हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स है, जैसे मैग्ना कार्टा 1215 वाला, ब्रिटेन की बात हो गई। बिल ऑफ राइट्स की बात हो रही है। बिल ऑफ राइट्स इंग्लैंड में ही जो बनाया था उसी की बात हो रही। उसके बाद में फिलोसॉफिकल आइडियाज की बात हो रही है। फिलोसॉफिकल आइडियाज में कई सारे थिंकर्स, लॉक हो गए, रूजो हो गए, मोंटेस्क्यू सेपरेशन ऑफ पावर यानी कि शक्ति का विभाजन का सिद्धांत देते हैं, रूजो हो गए। उसके बाद में जॉन लॉक हो गए, सोशल कॉन्ट्रेक्चुअलिस्ट है। भारत में हम देखते हैं कौटिल्य की बात करते हैं। कौटिल्य के अलावा ये भारत में है, और भी ऐसे महान विचारक है, पॉलिटिकल एक्सपर्ट है, जिन हम महाभारत से जो हमारा एक एपिक है, एक महाभारत जो टेक्स्ट है, उसमें भी हम अगर आप और डिटेल में जाएंगे तो आपको शांति पर्व में भीष्म जब बाणों की शैया पर लेटे हुए तब युधिष्ठिर को सिखा रहे हैं, पॉलिटिक्स के बारे में सिखा रहे हैं। ये 3 भागों में बटी हुई ये बुक नंबर 12 है महाभारत की। उसमें हम ये जिक्र देखते हैं कि युधिष्ठिर को सिखा रहे हैं कौन? भीष्म, की शासन व्यवस्था कैसे करनी है, राजधर्म के बारे में वो सिखा रहे हैं। तो ये फिलोसॉफिकल आइडियाज है जो हमें संविधान में सोर्सेज के रूप में मिलते हैं। आगे हम देखते हैं कस्टम्स की हम बात कर ही चुके हैं, ट्रेडिशंस की बात कर ही चुके हैं कि कस्टम और ट्रेडिशंस भी जो है संविधान में प्रमुख रूप से रोल अदा करती है। आगे हम देखते हैं जुडिशियल डिसीजंस। जुडिशियल डिसीजंस का मतलब है कि जब भी सुप्रीम कोर्ट वगैरह या देश के जो भी कोर्ट होते हैं, वहाँ के जो हायर कोर्ट होते हैं, वो जब निर्णय करते हैं तो उन जजमेंट्स को भी हम, जैसे एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाता हूँ। हमने देखा है 1973 का जो जजमेंट था, केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस में हमें एक डॉक्ट्रिन देखने को मिलता है, वो किस जिसे हम क्या बोलते हैं, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, बट 1973 का जो डॉक्यूमेंट होता है, उस डॉक्यूमेंट में, इस केस में 1973 का जो होता है, उस केस में हमें एक नया डॉक्यूमेंट निकल करके आता है। उस डॉक्यूमेंट के बेस पे, उस सिद्धांत के बेस पे हम देखते हैं कि हाँ, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, इसको भी हम जो है अब जो बेसिक प्रिंसिपल्स मानेंगे। बेसिक प्रिंसिपल
मानेंगे। अब आगे हम बात करते हैं रिवॉल्यूशंस, मूवमेंट्स। रिवॉल्यूशंस जैसे कि हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में देख ही चुके हैं। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब हुई थी तो हमें 3 सिद्धांत, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी के सिद्धांत देखने को मिले थे। तो ये भी एक रोल प्ले करते हैं, फ्रेंच रिवॉल्यूशन का रोल प्ले हुआ। मूवमेंट्स हम भारत में देखते हैं, जैसे कई सारे मूवमेंट गांधी ने करे, अदर रिवॉल्यूशनरीज की बात करते हैं हम, अन्य क्रांतिकारियों की बात करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम हिंदी में देख सकते हैं। संविधान कई स्रोतों से प्रेरणा लेता है, ऐतिहासिक दस्तावेज है, दार्शनिक विचारकों का जैसे रोल प्ले हुआ है, रूजो, मोंटेस्क्यू, परंपराएं, रीति रिवाज, न्यायिक निर्णय, क्रांतियां और आंदोलन। आगे हम बात करते हैं, कंक्लूजन के ऊपर आते हैं और फाइनली हमारा वीडियो अब एंड हो जाएगा। निष्कर्ष, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ना सिर्फ एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, ये सिर्फ लीगल डॉक्यूमेंट ही नहीं होता है, ये बहुत कुछ होता है। बहुत कुछ मतलब क्या होता है भाई? ये संविधान जो होता है आत्मा होती है। जैसे शरीर है, चेतना के बिना, आत्मा के बिना शरीर का कोई रोल नहीं है, देह है, मर जाता है। लेकिन जो मेन चीज है वो सोल होती है। तो संविधान को हम सोल कंसिडर करते हैं कि भाई ये सोल होता है नेशन की, राष्ट्र की, यानी कि उसके बिना, संविधान के बिना देश जो है अनस्टेबल हो जाएगा, डेड हो जाएगा, मृत हो जाएगा। तो इसलिए इससे हमने कहा है इट इज द सोल ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, इट एक्सप्रेसेस द वैल्यूज, एस्पिरेशंस एंड कंसाइंस ऑफ द पीपल। संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, यह एक राष्ट्र की आत्मा है, यह जनता के मूल्यों, आकांक्षाओं और चेतना का प्रतीक है। जनता की क्या आकांक्षा है, जनता ने क्या कंट्रीब्यूशन करा है, हमारे देश के क्रांतिकारियों ने क्या कंट्रीब्यूशन, क्या डेवलप, क्या उन्होंने योगदान दिया, उसके बारे में हम इसमें। कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट ए स्टैटिक डॉक्यूमेंट, ये कोई स्टैटिक डॉक्यूमेंट नहीं है। और ये हमें समझना भी पड़ेगा कि ऐसा संविधान जो बिल्कुल एकदम स्थिर है, स्टैटिक है, कि आप उसमें बदलाव ही नहीं कर सकते कभी भी नहीं। 10 साल पहले, 50 साल पहले, 150 साल पहले, 130 साल पहले जो संविधान बनाया था आज भी उसे आज चलाए तो ये संविधान चल नहीं पाएगा ज्यादा समय तक। संविधान में परिवर्तन होना बेहद जरूरी है, लेकिन ध्यान रखना है परिवर्तन जो है वो इस ढंग से होने चाहिए, इस तरीके से होने चाहिए कि वो उसके मूल तत्व को ना खोदे, वो नुकसान ना करे किसी का। गरीबों को, पुअर लोगों को हम रिजर्वेशन दे करके या SC/ST एक्ट के माध्यम से, SC/ST, OBCs, EWS, वीमेन को रिजर्वेशन दे करके जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है, जो हाशिए पर जो वर्ग है, उनको ऊपर उठाते हैं, उनको हम मुख्य धारा में जोड़ने की कोशिश करते हैं, उनको मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश करते हैं, तो हम संविधान को परिवर्तित करते हैं। तो हमें ये देखना होगा कि संविधान कोई एक स्थिर डॉक्यूमेंट नहीं है, ये परिवर्तन होने वाला डॉक्यूमेंट है और होना भी चाहिए, लेकिन पॉजिटिव, अफर्मेटिव परिवर्तन होने चाहिए। संविधान कोई स्थिर दस्तावेज नहीं है, बल्कि एक जीवंत दस्तावेज है, हमें समझना पड़ेगा। इट इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट, इट ग्रोज एंड एडेप्ट्स विद चेंजिंग सोसाइटी। सोसाइटी के साथ साथ हमें यह देखने को मिलता है कि जैसे सोसाइटी इवॉल्व होती है, समाज इवॉल्व होता है, हमें संविधान में भी नए नए परिवर्तन देखने को मिलते हैं। आगे हम देख, ये एक डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने बड़ी गहरी बात कही है इसके ऊपर। क्या कही है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने वो गहरी बात? वो कहते हैं, क्या कहते हैं? ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पिक्चर है। इसमें डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो है, राजेंद्र प्रसाद जो कि संविधान सभा के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन अध्यक्ष थे, उनको संविधान डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं और उनसे जो है हैंडशेक कर रहे, हाथ मिला रहे। अम्बेडकर कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन जो है कितना ही अच्छा हो, हाउ एवर गुड अ कॉन्स्टिट्यूशन में बी, इफ दोज हु आर इंप्लीमेंटिंग इट आर नॉट गुड, इट विल प्रूव टू बी बैड। संविधान भले ही कितना अच्छा हो, लेकिन इसको लागू करने वाले लोग अच्छा नहीं होंगे तो वो संविधान बुरा ही होगा। और साथ में वो ये बात भी बोल रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन कितना ही बुरा हो, हाउ एवर बेड अ कॉन्स्टिट्यूशन में बी, इफ दोज हु आर इंप्लीमेंटिंग इट आर गुड, इट विल प्रूव टू बी गुड। यदि संविधान को लागू करने वाले, इंप्लीमेंट करने वाले लोग अच्छे होंगे तो संविधान अच्छा होगा,
और अगर संविधान को इम्प्लीमेंट करने वाले लोग बुरे होंगे तो संविधान भले ही कितना ही अच्छा हो, अगर उसको लागू करने वाले लोग बुरे होंगे तो संविधान भी बुरा ही साबित होगा। चाहे कोई संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि उसे चलाने वाले लोग अच्छे नहीं हैं तो वे संविधान भी बुरा सिद्ध होगा, और यदि संविधान बुरा भी हो लेकिन उसे चलाने वाले लोग अच्छे होंगे तो वह संविधान भी अच्छा ही सिद्ध होगा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर संविधान सभा में भाषण दे रहे हैं 25 नवंबर 1949 ईस्वी को, और लास्ट में जब ये भाषण देते हैं और ये जो उस स्पीच में ये चीज बोलते हैं, बड़ी गहरी चीज है, हमें समझने वाली चीज है कि देश में जो संविधान को चलाने वाले लोग हैं, संविधान को लागू करवाने वाले लोग हैं, चाहे वो पार्लियामेंटेरियंस हो, एमपीज हो, एमएलएज हो, एमएलसीज हो, कोई भी सरपंच हो गांव का, कोई भी हो, अगर वो व्यक्ति ठीक है, ब्यूरोक्रेसी ठीक है, तो आपके देश में शासन व्यवस्था स्टेबल रहेगी। साथियों, इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो लेक्चर को लाइक करिए, और इसको आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं जिनको काफी जरूरत है, जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं दिसंबर 2025 के लिए, यदि एमपी बोर्ड की भी तैयारी कर रहे हैं या अन्य एग्जामिनेशन बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें भी ये टॉपिक जो है चैप्टर 1-2 में इस टॉपिक के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, और नॉर्मली भी इस टॉपिक के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। आप इसको आपके दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद आप सभी का।